मेहमान जुड़ चुके, सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं चर्चा में, सुमन शर्मा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी से, प्रतीक सिंह जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस से, और साथ ही डॉक्टर संजय शर्मा भी हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में, क्योंकि बेहद अहम है। इंतजार लंबा था, लगातार मंथन का दौर भी जारी था, लेकिन नरेश जी अब जबकि ये सूची सामने 56 नाम यहाँ पर सामने है, कई कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन टिकट कटी भी है, नए लोगों को मौका भी दिया गया है, कुछ महिलाओं के नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन आपका विश्लेषण इस लिस्ट को लेकर क्या कहता है? देखिए, पिछली जो 3 लिस्ट है उसको अगर हम नजर डालें तो ये कहा जा रहा था कि वही पुराने चेहरे हैं, वही दिख रहे हैं, लेकिन ये जो चौथी सूची आई है उसमें कुछ नया पंसा करने की कोशिश की गई है। अगर हम 56 नामों की बात करें तो आधे से अधिक जो है इसमें नए नाम है, चाहे वो रिश्तेदार को टिकट दी हो, चाहे जो कह सकते हैं कि पुरानी जो टिकट है उसको लेके, लेकिन योगेश भी से सहमत होंगे, करीब 27 से अधिक जो अब जो चेहरे हैं वो नए हैं। और इसके अलावा जो बात कर रहे थे कि विधायकों के टिकट नहीं काटे जा रहे, वही विधायक रिपीट हो रहे हैं, तो इस सूची में जो मैं नज़र डाल पा रहा हूँ तो 8 ऐसे विधायक हैं जो या तो कांग्रेस के हैं या कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रहे थे, निर्दलीय, या जो बसपा से आए थे, जो उम्मीद थी कि इनको टिकट मिलेगा, उनको टिकट नहीं दी गई है। अगर हम बात करें गंगानगर से राजकुमार गौड़ है जिनका नाम चल रहा था, लेकिन वहाँ पे चांडक और इनके झगड़े में संभवतः योगेश ये जो टिकट है वो नए चेहरे को, अंकुर को दी गई है। तिजारा की अगर बात करें, संदीप यादव की बात कर रहे थे, बसपा से आए थे, सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन दुरू मियाँ का टिकट काटा गया है। ये बड़ा नाम है, दुरू मियाँ का टिकट काटा गया है। ये उम्मीद थी कि अब यहाँ पे बसपा से जो आए थे संदीप, उनको दिया जाएगा, नहीं दिया गया। अलवर से जोरीलाल मीणा, उनका टिकट काटा गया है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि इनके बेटे पे आरोप लगे थे जिसके कारण ये विवाद में थे। कठुमर से बाबूलाल बेरवा, जैसे योगेश ने कहा उनके बेटे के नाम की चर्चा थी, लेकिन वो नहीं गई, शायद उम्र जो है उसके कारण से उनकी टिकट काटी गई। बड़ी टिकट काटी गई है बसेड़ी से खिलाड़ी बेरवा की, और साथ में हीरालाल मेघवाल जो बिलाड़ा से, सांगोद से भरत सिंह कुंदनपुर और हिंडौन से भरोसीलाल जाटव। आप ध्यान देखेंगे महत्वपूर्ण जो चेहरे हैं जो हमें दिखाई नहीं देंगे। गिरजा व्यास का नाम अब नहीं है, पिछली बार चुनाव लड़ा था, गौरव वल्लभ को अब टिकट दी गई है। वहाँ पे दिनेश खोडनिया का ही नाम चला था, लेकिन जो गौरव वल्लभ है, जिन्होंने आपको ध्यान होगा कुछ दिनों पहले ही क्रिकेट में भी एंट्री करी थी, आरसीए में भी एंट्री करी थी, और अब वो क्रिकेट के बाद कांग्रेस के टिकट पे जो सियासी पिच है उस पे खेलेंगे। दुरुमिया का नाम नहीं है, भरत सिंह कुंदनपुर मना कर दिया था, उनका नाम नहीं है, तो ये बड़े चेहरे अभी नहीं हैं। लेकिन साथ में जो पहले बात थी कि कहीं उम्र जो साथ नहीं दे रही, उनके कारण कहीं का टिकट तो ना कट जाए, लेकिन ना ही कटा है, फिर से दिया गया है। श्री माधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत, जो कई बार संकेत दे चुके थे, अपने बेटे को आगे कर चुके थे कि हाँ अब शायद वही अब जो सियासत आगे संभालेंगे, लेकिन नहीं, टिकट फिर दीपेंद्र सिंह को दिया गया। अमीन खां सिर्फ से जो लगातार ये चर्चा थी कि शायद अब उनको टिकट ना मिले, वो अपने जो बेटे के लिए बात कर रहे थे, तो उनको फिर से टिकट दिया गया। 2 जो निर्दलीय विधायक है, महादेव सिंह खंडेला और कांति, इनको टिकट दिया गया है। योगेश, महादेव सिंह खंडेला महत्वपूर्ण टिकट है, इनको दिया गया है। और जो टिकट की बात करें, सुभाष मिल का टिकट काटा गया है खंडेला से। ये काफ़ी जो कह सकते हैं युवा चेहरा था पिछली बार, अब देखना है कि सुभाष मिल का आगे कदम क्या होगा, कि जो आगे जो विपक्षी पार्टी है वो क्या उनका किस तरह से उपयोग करती है। तो इस तरह से अगर हम पूरी सूची को देखें तो इसमें कुछ नयापन करने की कोशिश की गई है। जो मंथन चला है ना, जो चुनाव समिति का, जिसमें चला था कि काफ़ी डिबेट हुई है, काफ़ी चर्चा हुई है, कई तर्क रखे गए थे, उन सब के बाद ये निकल के आया है कि कुछ नए चेहरे देने की कोशिश की गई है। बाली से बद्रीराम जाखड़ बड़ा नाम है, काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा। पहले अलायंस में थी ये सीट, लेकिन अब कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ने यही का वजह थी फैसला कि देखिए किया। चर्चा भी होती रही नरेश जी, और कई बार आते आते लिस्ट भी रुक गई कि अब आज नहीं, अब कल आएगी, अब कल नहीं, फिर से एक बार सीसी की बैठक होगी, और इतने मंथन के बाद माना जा रहा था कि 105 नाम क्या सब एक साथ आ जाएंगे अगर चर्चा हो गई है तो, लेकिन 56 नामों की चौथी लिस्ट आई। इस बीच राजस्थान कांग्रेस की चौथी लिस्ट क्योंकि आ चुकी है, और गोगुंदा से डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को टिकट मिला है। टिकट मिलने के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा, चलिए वो आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मांगीलाल गरासिया के रूप में एक प्रत्याशी के रूप में मुझे जो टिकट देने का काम किया है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में गोगुंदा कहते खुशी की लहर है। तमाम हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी सब
और हाईकमान का भी सबका धन्यवाद देने के लिए हमारे सब लोग आतुर हो रहे हैं। मैं विशेष करके ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये जिम्मेदारी दी उन जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन करने का काम करें और जिम्मेदारी के साथ साथ में आज जिस तरह से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर है और आने वाले टाइम पे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संकल्प धारण किया है कि हम यहाँ पर कांग्रेस की सीट को जिताने का काम करेंगे। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आज के दिन ये अनुरोध करूँगा कि आने वाले समय में जो है 2 तारीख को नामांकन दाखिल करने का काम हम सब मिलकर के कर रहे हैं। सभी पधारें। सूची आई है, कांग्रेस की चौथी लिस्ट सामने आ चुकी है। 56 नामों की सूची जिसमें आधे नाम करीब ऐसे हैं जो नए चेहरे नजर आएंगे, जिनकी बात कही जा रही थी, बार बार कहा जा रहा था कि ये नाम रिपीट हो रहे हैं, चेहरे रिपीट हो रहे हैं, तो ये बदलाव इस सूची में जरूर नजर आता है। हालांकि इस बीच कुंभलगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह परमार बने हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा उनका नाम आने के बाद, चलिए पहले वो आपको सुनाते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब, कुंभलगढ़ के समस्त कार्यकर्ताओं का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मैं एक छोटे से कार्यकर्ता पर भरोसा कर टिकट दिया है और 100% कुंभलगढ़ में कांग्रेस पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। हम सब लड़ेंगे और इस चुनाव को जीतेंगे। धन्यवाद। और चलिए, मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमन जी, आपका ही रुख करते हैं। 124 नाम पहले ही बीजेपी ला चुकी है और इसके बाद इंतजार बीजेपी की सूची का भी है, लेकिन इस बीच अब 56 नामों की जो सूची आई है, क्या नजर आता है आपको? क्योंकि कई ऐसी सीट्स है जहां पर आपके प्रत्याशी मैदान में है। देखिए श्वेता, ये तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है कि टिकट को कैसे दे, क्या मोड पे ले जाके वो टिकट को देते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है कांग्रेस के लिए, हमारे साथी प्रतीक यहाँ खड़े हैं। कांग्रेस ने टिकट वितरण में काफ़ी देरी कर दी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख से घोषणा की थी कि हम सितंबर के फर्स्ट वीक तक सारी टिकट रिलीज कर देंगे और हम राजस्थान में पहले नंबर 1 पे होंगे टिकट वितरण में। जो दृश्य दिखा, हम लोग 124 टिकट दे चुके, आज इनकी वो बाकी टिकटें जारी हुई है। अपने अपने सोशल इंजीनियरिंग के साथ उन्होंने दिया तो है टिकट, कुछ नए कुछ पुराने, कुछ इधर से कुछ उधर से मिला के, कुछ यंग और कुछ ओल्ड। जो वो सारी बातें चल रही थी कि भाई बुजुर्गों को नहीं देंगे, यंग को लाएंगे, महिलाओं की भी मैं गिनती देख रही थी। अभी भारतीय जनता पार्टी ने, हम लोगों ने अभी अपनी लिस्ट में 14 महिलाओं को टिकट दिया है अभी तक। बाकी रेस्ट ऑफ जो 26 टिकट या 25 टिकट हमारा है, 26 ड्यू जो है हमारी 76 सॉरी, उसमें आपको और भी महिलाओं की नजर आएगी। तो मुझे कुल मिला के लगता है कि जो जो उन्होंने कहा था उसको फुलफिल नहीं किया। जिस प्रकार का पूरे राजस्थान में वातावरण बना टिकट को लेके और सर्वे को लेके, सारी चीजों को, उससे उलटफेर मुझे नजर आ रहा है। उसमें खास उस दिशा में चलते हुए कांग्रेस नहीं दिख रही है। बिल्कुल। और प्रतीक जी, आपसे ये सवाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस ने बाकायदा चिंतन किया था, चिंतन शिविर लगा, बहुत कुछ नए फैसले लिए गए, पैरामीटर्स यहाँ पर तय कर दिए गए और कैसे भी सिचुएशन हो, कुछ एक्सेप्शनल केस हो सकता है लेकिन एज इट इज ऐसा ही रहेगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते गए, स्थितियां जैसी बनती गई और अब जब लिस्ट की बारी आई, अब तक की जो लिस्ट 3 सूचियों में भी देखा गया कि जो कहा गया वो नजर नहीं आया। अभी कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। यानी इससे तो ये तय माना जाए ना कि सिर्फ जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, यही क्राइटेरिया सबसे प्रायोरिटी पे है, सबसे ऊपर है। श्वेता जी, हमारा फोकस जनता को गुड गवर्नेंस देने पे था, तो टिकट देने में अगर थोड़ी सी देर भी हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जैसे समय जा रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूती से पकड़ चुनाव पे बनाती जा रही है। आज देखिए, आज के लिस्ट के साथ में हम बीजेपी से आगे निकल गए। तकरीबन 151 कैंडिडेट की लिस्ट हमने जारी कर दी है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमने अपनी पकड़ मजबूत बनाई है चुनाव पे और जनता के बीच में हमने सेवा की है लगातार 5 साल। तो उसके चक्कर में अगर लिस्ट थोड़ी सी देर हो रही है तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो चुनाव है कांग्रेस की तरफ से हमारी योजनाएं लड़ेंगी, हमारी साथ गारंटी लड़ेगी। हमारा जो रिपोर्ट कार्ड रहा है 5 साल का, वो चुनाव का चेहरा है और उसको कैंडिडेट आगे आए, पहले आए, बाद में आए, कोई भी हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। कैंडिडेट ज्यादा मैटर नहीं करता इन चीजों के सामने। जब देखिए, जब गुड गवर्नेंस दिए हमने 5 साल के अंदर, लोगों को गारंटी देकर के उनको
जिनको योजनाओं का लाभ दिया है, अच्छी नीतियां लेकर आए, जनता के पास में सीधा लाभ पहुंचा है, तो मुझे लगता है कि जनता ये मन बना चुकी है कि सरकार का कामकाज देख करके और रिपोर्ट कार्ड देख करके वोट देगी। अब कैंडिडेट हो सकता है कि उसके अंदर एक थोड़ा सा जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ा दे, लेकिन जनता ये मन बना चुकी है कि इसी सरकार को वोट देना है, रिवाज बदलना है, सरकार नहीं बदलनी है। बिल्कुल। और अदिति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, देखिए नाम तो लगभग वही है जो फर्स्ट इंडिया ने पहले ही बताए थे, क्योंकि नामों को लेकर चर्चा हो रही थी, लगातार मंथन हो रहा था। सवाल ये भी उठते हैं कि कैंडिडेट अहमियत रखते हैं और यही वजह है कि इतना वक्त भले लगा, बहुत ज्यादा वक्त मंथन में लिया कांग्रेस ने, लेकिन अब 56 नामों की ये सूची है चौथी जो आ चुकी है सामने। उदयपुर से गौरव वल्लभ का आना, करीब आधे नाम ऐसे हैं जो नए चेहरे जिन्हें मौका दिया जाना, जो कि यही कमी पिछली सूचियों में नजर आ रही थी। राहुल गांधी ने इस पर सवाल भी उठाया था। अब क्या माना जाए, इन चीजों को ही जो बहुत सवाल उठ रहे थे, जो नाराजगी नजर आ रही थी, उन्हें दूर करने की कोशिश इस चौथी लिस्ट में नजर आई? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात है, जो पहली दो सूची में हम कह रहे थे कि पुराने 2018 के ही नाम है, लगभग तमाम वही नाम है, तो हमने कहा था कोई नयापन नहीं है, सिटिंग एमएलए हैं, मंत्री हैं, उन्हीं को रिपीट किया गया है। सवाल तक खड़े हुए थे कि सरकार रिपीट कर रही है या एमएलए रिपीट कर रहे हैं, तमाम तरीके की बात हुई। लेकिन इस लिस्ट में नयापन ये देखने को मिला कि इस लिस्ट में आपको 8 जो एमएलएज हैं उनकी टिकट कटी, अलवर में 3 एमएलएज की टिकट कटी। इसके अलावा आपको नए चेहरे देखने को मिले, युवा चेहरे देखने को मिले, बाहर से आए हुए लोग जो नेता हैं वो देखने को मिले। हालांकि अब जो इसके बाद वाली लिस्ट है, एक चर्चा बीच में ये भी आई थी, जिक्र आया था कि अभी एक और लिस्ट आ सकती है, यानी अभी आज जो 56 की लिस्ट आई है उसके बाद भी एक और लिस्ट, छोटी लिस्ट आ सकती है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कांग्रेस में चर्चा होती है, फिर वो डिले हो जाता है रिलीज करते करते, लेकिन अभी ये बात है कि एक और छोटी लिस्ट आ सकती है। देखिए, दरअसल बात ये है कि 200 में से 85 सीटें तो ऐसी हैं, 85 से ज्यादा अगर करें, 87-88 जो क्लियर हैं, और अगर कोई एक ही सीट है जो जिसे अभी अप्रूव होना बाकी है, वो है केवल एक ही सीट, जो कि है शांति धारीवाल का। लेकिन एक और बात बता दें, अभी 15 सीटें आप फिर भी ये मान लीजिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे के पास हैं। और देखिए, कई बार क्या होता है, ये मैंने बीजेपी में भी देखा और कांग्रेस में भी देखा, कई बार आप सरसरी निगाह से स्क्रीनिंग में और सीईसी में सारी सीटों को देख लेते हैं, फिर कुछ सीटों पे फाइनल मोहर लगने के लिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिम्मेदारी दे देते हैं कि अब आपके लिहाज से होगा और आप इस लिस्ट को निकालते रहिए। हाँ, भले ही उसके पर्दे के पीछे का प्रोसेस यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चर्चा करके जो पैनल तैयार करते हैं उसे 4 अलग अलग जगह भेजते हैं। अगर भाजपा का जिक्र करें तो पीएमओ भेजते हैं, अमित शाह के पास भेजते हैं, पीएल संतोष के पास भेजते हैं, वहां के प्रभारी के पास भेजते हैं। ठीक वैसे ही कांग्रेस में भी ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं 10 जो मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बार रिव्यू करनी है। लेकिन आधिकारिक रूप पे क्या कहा गया है, आधिकारिक रूप पे वो रंधावा जी ने कहा है कि हमने 29 सीटों पे चर्चा कर ली, एक सीट पेंडिंग है जो कि है शांति धारीवाल। वजह भी ये है कि शायद शांति धारीवाल आज राहुल गांधी नहीं थे और उस पर अशोक गहलोत और सोनिया गांधी, राहुल गांधी डिस्कस करके तमाम फैसले लेंगे। उसके अलावा बाकी देखिए 56 सीटें आ चुकी हैं, और अब जो बाद की लिस्ट आ रही है, चाहे वो टुकड़ों में आए, क्योंकि 151 सीटें हो चुकी हैं, 49 सीटें बची हैं, तो उन 49 में से एक साथ नहीं आएगी, टुकड़ों में ये सूचियां आएंगी। माहौल बना रहे, उत्सुकता बनी रहे, नयापन बना रहे और एनालिसिस हो, लेकिन रिजल्ट पे ना आए जल्दी से। तो इस तरह से अभी सूची आएगी और सूची में ये माना जा रहा है कि आज भी या कल भी एक छोटी सूची आ सकती है और उसमें एनालिसिस का काफ़ी कुछ होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हो सकते हैं। जैसे ये सबसे ज्यादा है कि किसको विद्याधर नगर से दिया जा रहा है, और इसके अलावा सिविल लाइन से, हवा महल से, तो जयपुर और जोधपुर संभाग जो है चौंकाने वाला हो सकता है कि यहाँ पर किसको दिया है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट समीकरण भी बैलेंस करना है, यहाँ पर तमाम चीजें बैलेंस करनी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये 56 नाम आ चुके हैं, जिसमें बहुत सारे तो वो नाम है ही जिसमें सिटिंग भी दिए हैं, पुराने हारे हुए भी दिए हैं और रिपीट भी किया गया है और नए चेहरे भी दिए गए हैं।
तो ये इस सूची में थोड़ा डिफरेंट आपको देखने को मिला। 8 विधायकों को काटा गया है और इसका सीधा सीधा मैसेज ये जा रहा है। और देखिए इसमें सबकी चली है, जैसा हम पहले भी कह रहे थे श्वेता, कि इसमें सचिन पायलट के भी चली है, इसमें सीपी जोशी साहब की चली है, इसमें सर्वे के लिहाज से भी कुछ सीटों को बदला गया है, तो इसलिए सर्वे की भी सुनी गई है, क्योंकि कल ये कहा गया था मधुसूदन मिस्त्री जी द्वारा कि सर्वे को सुविधा की तरह मत देखिए। लेकिन अब ये देखना होगा ये आकलन क्या कुछ होता है। इसमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पे कल लंबा विवाद हुआ। मांगीलाल गरासिया वाली सीट है गोगुंदा, उस पे लंबा विवाद हुआ, उस पे राहुल मीणा को लेकर। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर विवाद रहा और उसके बावजूद भी उनको बाद में हरी झंडी दे दी गई है। तो ये तमाम नाम है। और एक और साफ बात है, इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो बेटों के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको ही खुद को टिकट दिया गया, यानी बेटों को टिकट नहीं दिया जा रहा। फिलहाल अब इंतजार है अगली सूची का। और एक तरफ कांग्रेस में अब सीसी खत्म हो गई, लिस्ट आ गई। और इस बीच कोटा के सांगोद से भानु प्रताप सिंह से खास बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी, एक बार सुनते हैं। इरिगेशन आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे बिजली हर क्षेत्र में काम हुए और उनके जो काम अधूरे रहे हैं, मुझे लगता है कि वैसे अधूरे तो कोई काम नहीं, फिर भी अगर कोई काम रहा होगा तो उनको लेके हम आगे जाएंगे। लेकिन एक प्रतिक्रिया उनकी तरफ से सुनने में आ रही है कि भानु प्रताप सिंह स्थानीय नहीं है, यहाँ उन्होंने कोई काम नहीं किया, यहाँ जो 35-40 लोग टिकट मांग रहे थे उनमें कोई योग्य उनको नहीं पाया गया और जनभावना के विपरीत है भानु प्रताप को सांगोद से उतारना। सांगोद विधानसभा में 2 पंचायत समिति, एक तो सुल्तानपुर पंचायत समिति और एक सांगोद पंचायत समिति। सुल्तानपुर पंचायत समिति का मैं रहने वाला हूं और 3 तहसील है, कनवास तहसील, सांगोद तहसील और दिगोद तहसील। दिगोद तहसील का मैं रहने वाला हूं। पूर्व में दिगोद विधानसभा हुआ करती थी। दिगोद विधानसभा के परिसीमन में 2 इलाके बढ़ गए, उसमें आधा क्षेत्र पिपलदा में चला गया, आधा सांगोद में। तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ और पहले भी लोकसभा का अध्यक्ष रहा हूँ और मेरा इस क्षेत्र में काम रहा है, काम किया हुआ है मैंने और पार्टी ने सर्वे के आधार पर मेरे को टिकट दिया है। भानु प्रताप सिंह का टिकट क्या यूथ कांग्रेस कोटे से आया है? यूथ कांग्रेस से ही मानो आप और चाहे सीनियर कांग्रेस से मानो, और वैसे मैं यूथ कांग्रेस में भी मैंने काफ़ी काम किया है। तो चलिए, लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं क्योंकि जिनकी टिकट फाइनल हो गई है वो लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे थे। अब जब 56 नामों की सूची यहाँ पर सामने है, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए क्योंकि 56 नामों की ये चौथी सूची कांग्रेस की आ चुकी है और चर्चा इसी पर जारी है। रुक करूंगी डॉक्टर संजय शर्मा, आपका राजनीतिक विश्लेषक है। अभी ब्रेक में जाने से पहले भी हम बात करते हैं और प्रतीक जी ने जो बात कही कि जो योजनाएं हैं, जो सरकार ने 5 साल काम किया है, जनता इसलिए चाहती कि कांग्रेस आए और कांग्रेस रिपीट होगी, क्या वाकई में इनके सामने कैंडिडेट कौन है ये मैटर नहीं करेगा? देखिए हमें 2-3 तरह से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप लोकसभा के हिसाब से देखें तो हमने देखा कि जब लोगों के सामने मोदी जी का चेहरा हुआ तो 2 बार कैंडिडेट बहुत हल्के थे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लोकसभा के केस में ऐसा आमतौर पे देखा जाता है। और कुछ सीट ऐसी होती है जो टफ होती है, जहाँ कैंडिडेट की अपनी ताकत होती है। विधानसभा के मामले में भी ये जो इस बार कह रहे हैं, ये प्रयोग कांग्रेस का विश्वास है कि शायद जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनकी वजह से लोगों को, और आप देखें तो जो पॉलिटिकल मार्केटिंग की ब्रांडिंग होती है उसमें कोशिश ये की जाती है कि आप एक चेहरा रखें। बीच में एक विवाद भी हो गया था कि गहलोत साहब का अकेला ही चेहरा दिखता है। तो पॉलिटिकल ब्रांडिंग का कहना ये है कि अगर आप बहुत सारे चेहरे रखेंगे तो जो वोटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो किस पे ध्यान दे। कांग्रेस बीजेपी ऑलरेडी ये करती है, जो मोदी जी का चेहरा हमेशा आगे रखती है। इस बार उन्होंने कोशिश की है तो थोड़ी बहुत ये बात मानी जा सकती है। लेकिन एक दूसरा मामला भी होता है कि कई क्षेत्र में आप पहले से ही पीछे होते हैं। परंपरागत मान लो जहाँ बीजेपी मजबूत है, जहाँ सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, वहाँ आपको कुछ कैंडिडेट ऐसे चुनने होते हैं जो स्विंग वोटर को मैनेज करें। स्विंग वोटर का मतलब ये है वो वोटर जो कभी इस बार वोट डालते हैं, कभी उस बार वोट डालते हैं, या जिनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। उन वोटर्स को मैनेज करने के लिए आपको ये देखना होता है कि उस कैंडिडेट के पास साधन है कि नहीं, उसके पास बूथ लेवल तक अपने लोग हैं कि नहीं। जब तक ये सारे समीकरण आप नहीं बैठाएंगे तो आप जो कैंडिडेट उतारेंगे संभवतः वो बेस्ट फाइट नहीं दे पाएगा। देखिए, जीतने का तो कुछ कह नहीं सकते कि कौन जीतता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि बेस्ट फाइट दे पाए। तो बेस्ट फाइट के लिए आपको इन सब चीज़ों में जाना पड़ता है। इसीलिए कई बार आपको जो दिख रहा है कि अलग अलग गुटों के जो नेता हैं उन हम कह रहे हैं कि कुछ लोगों की वजह से टिकट मिले, उनसे इस हालत में जो पार्टी है वो गारंटी मांगती है। जब कंफ्यूजिंग मामला होता है तो जैसे मान लो सचिन पायलट ने कहा कि आप इनको वोट दीजिए,
तो जो लीडरशिप है वो उनसे पूछेगी क्या आप गारंटी दे रहे हैं आप उनको जिता के लाएंगे। इस हद तक जब विभाजित होती है तो इस तरह से पार्टी के अंदर बातचीत होती है। ठीक है, बिल्कुल। योगेश जी, जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्योंकि ठीक है सर, कहा जा रहा है कि सर्वे जैसा रहा, जैसा इसका फीडबैक मिला, क्योंकि जिताऊ कैंडिडेट चाहिए उस अकॉर्डिंग टिकट दिए गए, युवाओं को भी इस लिस्ट में नजर आता है मौका दिया, नए चेहरों को उतारा गया है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये सफलता दिलाएगा जिस उद्देश्य से किया गया है, या जिनके टिकट काटे गए वो जायज था? देखिए श्वेता, चौथी सूची, इसे क्रूशियल सूची कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि ये अलग बात है कि अभी भी शांति धारीवाल का नाम नहीं है, महेश जोशी का नहीं है, धर्मेंद्र राठौड़ का नाम नहीं है, झोटवाड़ा, चोमू, आमेर जैसी सीटें अभी भी रुकी हुई पड़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद SC और ST वर्ग के जो सीटें हैं, जो सुरक्षित सीटें कही जाती हैं, वो रिजर्व सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अधिकतर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस सूची से साफ तौर पर सामने आ रहा है कि अधिकतर उम्मीदवार का ऐलान यहाँ पर हो गया है। और BSP के प्रभाव को रोकने के लिए पूर्वी राजस्थान में मायावती का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, और मायावती जाटव वर्ग से ताल्लुक़ रखती है। और यही कारण है कि कांग्रेस ने वहाँ पर बसेड़ी में भी खिलाड़ीलाल बैरवा का टिकट काट के जाटव को दिया है, कठूमर में भी वहाँ पर बैरवा का टिकट काट कर जाटव को दिया है। तो जाटव वर्ग को प्रमुखता के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस पूरी पट्टी के अंदर टिकट दिए हैं। तो इसका क्या मकसद माना जाए? मकसद ये कि हाथी के प्रभाव को रोकना उस पूरी बेल्ट के अंदर। तो मुझे ये लगता है कि सूची में प्रयोग इस बार दिखे हैं, और सूची में प्रयोग दिखे हैं, और मुख्यमंत्री गहलोत की परछाई भी इसमें नज़र आई है, चाहे वो अलग अलग तरीके से नज़र आई हो। जहाँ सबसे बड़ा संदेश उन्होंने महादेव सिंह खंडेला की टिकट से दे दिया कि महादेव सिंह उनका आदमी है, महादेव सिंह उनका परम सिपहसालार है, महादेव सिंह उनके साथ उस समय से साथ दे रहे हैं। जब पहली बार निर्दलीय चुनाव जीता महादेव सिंह खंडेला ने, तो सबसे पहले अशोक गहलोत के घर गए और समर्थन अपना दिया, और ये जता दिया था कि वो अशोक गहलोत के क्यों खास कहे जाते हैं। यही कारण है कि महादेव सिंह खंडेला शायद खुद भी चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे, ऐसा उन्होंने बोल भी दिया था। लेकिन उसके बावजूद महादेव सिंह खंडेला, दीपेंद्र सिंह शेखावत, ये ऐसे चेहरे थे जिनको चुनाव लड़ने के लिए चुनावी समर में उतारा गया। तो पूरी जो गणित है इसमें खास तौर से ध्यान दिया है, सोशल इंजीनियरिंग की है। अब की बार आपने देखा होगा बड़ी सादड़ी, यहाँ पर प्रकाश चौधरी जो जाति से कलाल है, लगातार कांग्रेस पार्टी इनको देती आ रही टिकट, 2 बार विधायक भी रहे, लेकिन इस बार जाट वर्ग को कांग्रेस पार्टी ने यहाँ टिकट दी है। तो वहाँ पर बीजेपी ने जैन समुदाय को दिया, हालांकि बीजेपी ने भी वहाँ टिकट बदला है, वहाँ ललित ओस्तवाल की जगह गौतम कुमार दत्त को टिकट दिया जो पूर्व विधायक। बिल्कुल, हर एक क्षेत्र का जाति का क्योंकि प्रभाव तो होता ही है, और अगर जीतना है तो इसको भी ध्यान में रखना होगा, इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और इस कैलकुलेशन से भी यहाँ पर कुछ टिकट बदले गए। चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि महिलाओं की बराबरी की हकदारी की बात तो की जाती है, लेकिन जब टिकट देना होता है तो वो बात गौड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत ही कम संख्या, करीब 7 से 8 नजर आ रहा है जो महिलाओं को टिकट दिया गया है। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वक्त भी कम है। नरेश जी, एक अहम बात है जो महिलाओं को लेकर कही जाती है, बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है जब चर्चा होती है, मंथन होती है, लेकिन इस सूची में भी करीब 7 महिलाएं हैं जिन्हें टिकट दिया गया है। क्या आपको लगता है कि जो बातें की गई उसके आसपास भी नजर आ रही है वो संख्या? देखिए, जो दावे थे वहां तक तो पहुंचने में भी काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन हाँ, जहां विकल्प नहीं था कांग्रेस के पास में, और जो मजबूत दावेदार थी या सर्वे में उनका अच्छा था प्रदर्शन, तो उनको ज़रूर टिकट दिया गया है। और जहाँ तक बात है, देखिए संगठन को भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व दिया गया है। 2 जो जिलाध्यक्ष है उनको टिकट दी गई है, लेकिन यहाँ पे वो जो वंशवाद है वो फिर से चला है। खासकर हम बात करें यहाँ पे गणेश परमार है, उनके पुत्र योगेंद्र परमार है, उनको टिकट दिया गया है। तो इस तरह से जो है अभी तक जो कह सकते हैं हम कि जो परिवार वालों को टिकट देने की जो परंपरा है वो अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन हाँ, कोशिश जो ये की गई है कि विधायकों के टिकट कटते हुए दिखे। तो जो 10 MLA जो रिपीट तो हालांकि किए, लेकिन 7 MLA के टिकट काटे हैं और एक निर्दलीय का भी काटा है। और साथ में बड़ी जो चीज़ है कि मानवेंद्र सिंह का जो टिकट है, मानवेंद्र सिंह को शिफ्ट करने में मुझे लगता है योगेश हरीश चौधरी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि उन्होंने शायद उनको मनाया होगा इस बात के लिए। लेकिन इसके बावजूद जो 2 सीटों को लेकर जो झगड़ा चल रहा था, जैसलमेर और पोखरण, उनका अभी भी हल नहीं निकला है। बिल्कुल, तो फिर भी माना जा सकता है कि रूपाराम को मिलेगा।
और पोखरण से मिलेगा। हो सकता है अभी एक सूची में आ जाए नाम, बिल्कुल, तो दूसरा है भी नहीं नाम। बिल्कुल, एक रिएक्शन जरूर फाइनल कमेंट चाहेंगे सुमन जी आपसे। आपने महिलाओं का जिक्र किया था, उस पे मैं बोल देती हूँ, क्योंकि नरेश जी ने पूरा कंप्लीट किया। महिलाओं के विषय में ये कहना चाहूँगी श्वेता कि ये सबकी स्वाभाविक डिमांड होती है कि महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। हमारी जो 124 की सूची है उसमें 14 है, रेस्ट ऑफ जो 76 है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी देखिएगा कि महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व देगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को अच्छा अवसर मिलेगा और महिलाओं को प्रतिनिधित्व कांग्रेस से ज्यादा आपको भारतीय जनता पार्टी में दिखेगा। प्रतीक मुस्कुरा रहे हैं, इंतजार हमें आपके बाकी लिस्ट का भी रहेगा। अभी जो नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो हमारी संख्या आपसे नहीं, हम देखिए मैंने कहा ना कि महिलाओं के प्रति सबके मन में होता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन आने के बाद हम लोग की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और हमारी जैसी तमाम महिलाएं जो पूरी राजनीति में है उन सब लोगों को ये उम्मीद जागी। जो 27 साल से रुका हुआ बिल था वो आया है, प्रधानमंत्री जी ने सारे झंझावतों से निकाल के उस बिल को पेश किया और पारित कराया। तो मनसा दिख रही है क्लियर की वो महिलाओं के प्रति उनकी मनसा सच्ची सोच है, सही सोच है, सही दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। कि जो वोट कास्ट करने वाले वोटर्स हैं उसमें भी महिलाएं बराबर की हकदार है। एक बात बताना चाहिए, एक बात प्रतीक, एक सेकंड थोड़ा समय कि राजस्थान का एक ट्रेंड बदला 2003 के इलेक्शन से। आप देखेंगे ना, जब वसुंधरा जी पहली बार चुनाव लड़ रही थी तो उस समय ट्रेंड बदला। हमेशा महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पहले कम होता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत की गई और राजस्थान में उन्होंने किया सारी चीजें, तो महिलाओं की पहली बार परसेंटेज बढ़ी, आगे नहीं गई लेकिन पहले जितनी होती थी उससे बढ़ी और उस 13 में बढ़ गई महिलाओं की। तो ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता हुआ दिख रहा है और महिलाओं के पक्ष में। श्वेता जी, जिस नारी वंदन अधिनियम की बात कर रहे थे उसके अंदर तो फिक्स ही नहीं है। हमने तो ये मांग की थी कि आप इस विधानसभा चुनावों के अंदर आप करके भेजा गया, मुझे लटकाने के लिए नहीं भेजा गया। बीच में बोलने लगे आप, मैं कह रहा हूँ उसमें तारीख फिक्स नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की थी, फिर आप बीच में बोलने लगे फिर अभी देखिए नहीं फिक्स है, मंदिर बना के दिखा दिया। इस अधिनियम को हमने पास कर दिया और 28 में नजर आएगा, 28 में विधानसभा लोकसभा में महिलाएं आपको 29 में मिलेगा। आप बोल रहे हैं 28 में मिलेगा। आप देखिएगा ना, जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया, 28 में ही मिलेगा आपको। की बात आती है आपको खुश होना चाहिए। दिया कुमारी दिखती है और हम द्रौपदी कॉलेज जैसी साधारण महिला को टिकट देते हैं। अरे क्या बात बोल रहे हो प्रतीक जी, अभी लिस्ट आने से ठीक है प्रतीक जी, करके हमने प्रूव किया कि हम महिला ही देश में महिला के हितों की रक्षा करते हैं और आप लोगों ने महिलाओं की बताया कि इस चुनाव के अंदर प्रतीक जी बस फाइनल कमेंट डॉक्टर संजय ये देखिए, अगर थोड़ा धैर्य हो तो इसका जो व्यापक नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। इस बार अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो एक महिला को मिला है और उनकी रिसर्च भी ये है कि महिलाओं की भागीदारी अर्थव्यवस्था में कैसे होती है। उन्होंने कहा है कि 200 साल के जो आर्थिक विकास की जर्नी है तेज, उसमें दो बातें बड़ी साफ दिखी। हमें विश्वास था कि महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा आर्थिक रूप से और उनकी सैलरी की पैरिटी होगी। ये दोनों इवन जो विकसित समाज है वो नहीं कर पाए। हमारा समाज तो, हमारे बहुत सारे चिंतक, आप खासतौर से डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन्होंने तो कहा कि सारी ही महिला पिछड़ी हैं, वो चाहे किसी जाति से हो। फिर आप देखिए कि उनका समाज में लेबर पार्टिसिपेशन क्या है। हिंदुस्तान दुनिया के वर्स्ट केसेस में है जहां पे हमारा लेबर में तो जब उनका सशक्तिकरण नीचे से नहीं होगा तो आपको सही कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। लिस्ट में भी देखेंगे कि आखिर कितना इस पर गौर किया जाता है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस की चौथी सूची सामने है, 56 नाम है, लेकिन करीब 60 के करीब ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी कांग्रेस दोनों के चेहरे क्लियर हो चुके हैं, यानी पता है कि आमने सामने कौन होगा। चर्चा इस पर भी आगे जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल बिग फाइट लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।